जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बार फिर लेकर आए हैं इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल। दोस्तों जी हाँ, आज हम मुगल काल को करने वाले हैं। दोस्तों, मुगल काल में लगभग इस चैप्टर में हमारे लगभग 212 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? लगभग 212 प्रश्न हैं। इनको हम पूरा ही देखने वाले हैं। 212 प्रश्न है, एक क्लास में तो पूरा नहीं हो पाएंगे, इन्हें हम कई क्लास में डिवाइड करके पूरा कर देंगे। तो आप सभी को पता है मुगल काल से संबंधित प्रश्न है, तो काफ़ी बड़ा पीरियड रहा है मुगल काल का, तो जिसमें हम इन प्रश्नों के साथ साथ इनकी व्याख्या को भी देखते चलेंगे। तो काफ़ी लंबी क्लास हो सकती है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना। पूरे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या दे रखी है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं मुगल काल को। आज मुगल काल में आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसके राज्यकाल में जो योग वशिष्ठ यानी कि जो एक योग विशिष्ट जो रचना है उसका अनुवाद किसने किया था? निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने किया था। किसके शासनकाल में किया था या किसके राज्यकाल में? तो ये किया था अकबर के राज्यकाल में। याद रहेगा, योग वशिष्ठ का जो है फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने किया है और अकबर के शासनकाल में किया है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटी सी व्याख्या है, आप आराम से समझते हुए चलना। व्याख्या में क्या है कि अकबर के राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति, मैंने आपको भी प्रश्न में दे रखा है, निजामुद्दीन पानीपति ने द्वारा फारसी में किस भाषा में अनुवाद किया है? फारसी में अनुवाद किया गया। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसका उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान को एक साथ संश्लेषित करना है। याद रहेगा, निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया है। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। इतनी बात आप याद रखना, आपका प्रश्न बचेगा नहीं इससे। आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं, ये बुक जो है हमारे दृष्टि IAS की प्रीलिम प्रैक्टिस की 6 सीरीज जो बुक आती हैं उनमें से एक है इतिहास और कला एवं संस्कृति, वो बुक है। तो उसमें से हम ये प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से अच्छे खासे प्रश्न दे रखे हैं और वो भी व्याख्या सहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन दे रखा है क्या कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ, उसके बारे में 3 कथन दे रखे हैं और इसमें से पूछा हुआ है सही कथन। पहला कथन है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको कि जो भारत में जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य थे, यानी कि कौन से? बहमनी और विजयनगर। बहमनी और विजयनगर जो साम्राज्य थे, इनके समय बारूद का प्रयोग उत्तर उपमहाद्वीप में हुआ था, ना कि बाबर के समय। तो इसका ये तो गलत हो जाएगा। अगला, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुम्बद बनने लगे थे। तो दोस्तों, हम पीछे देख चुके हैं दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की हम क्लास कर चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया मेहराब और गुम्बद का प्रयोग दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा में पहले से ही कर चुका था। किस समय? दिल्ली सल्तनत में। ऐसे ही याद कर लेना, दिल्ली सल्तनत में हो चुका था। तो दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक एक पॉइंट को आप आराम से देखते हुए चलना। अगला है, इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ था। दोस्तों, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जो तैमूरी है इसे ही मुगल काल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? मुगल कहते हैं। तैमूरी को ही मुगल कहते हैं, क्योंकि ये तैमूर था, यानी कि जो बाबर के पिता थे वो तैमूर लंग की पीढ़ी के थे, इसलिए इन्हें तैमूरी या तिमुरिद राजवंश कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रकार ये तो हमारा कथन सही हो जाएगा। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर में तो केवल ऑप्शन 3 सही है। व्याख्या देखते हैं, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। व्याख्या में दे रखा है कि बाबर के आने के बाद एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई। जब बाबर आया भारत में तो उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, उसका नाम था मुगल वंश, हमें सबको पता है, जिसे तैमूरी या मुगल राजवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, तैमूरी ही मुगल वंश को कहते हैं। अगर प्रश्न में आ जाए कभी तैमूरी, तो याद रखना वो मुगल वंश है। तैमूरी राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर के पितृपक्ष, यानी कि पिता थे, कौन थे? उमर शेख मिर्जा। पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग की पीढ़ी का था। किस पीढ़ी के थे? तैमूर लंग की पीढ़ी के। जबकि मुगल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह
मातृपक्ष या कुतलुग निगार की ओर से मंगोल चंगेज खां था, माँ की तरफ से की पीढ़ी का, इसलिए स्पष्ट है कि तृतीय कथन सही है, याद रहेगा। मुगल कहते हैं माता की तरफ से, एक बार और लिख देता हूँ, मुगल कहते हैं माता की तरफ से, और जो तैमूरी है, तैमूरी कहते हैं पिता पक्ष की तरफ से, पिता की वजह से तैमूरी कहते हैं, क्योंकि इसके पिता किसकी तरफ से थे, तो वो तैमूर लंकित थे, और मंगोल चंगेज खां इसकी माँ के वंशज थे। ऊपर वाले दो जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्धों में किया गया था। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ था, याद रहेगा। उपमहाद्वीप की बात करें तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को याद रखना, अगर उपमहाद्वीप की बात करें तो, लेकिन भारत में बाबर के आने से जो बारूद का प्रचलन शुरू हो गया था। अगला इसमें पॉइंट दे रखा है, स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के काल में ही प्रारंभ हो गया था। मैंने आपको बताया था दिल्ली की सल्तनत में प्रारंभ हो गया था, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट दे रखा है, बाबर ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चंगताई वंश था। बाबर ने जिस राजवंश की नींव डाली उसे तुर्की नस्ल का चंगताई वंश भी कहते हैं, याद रहेगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। आगे देख लेते हैं प्रश्न, आगे प्रश्न क्या है। दोस्तों हर प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलना। एक बात याद रहे, अगर पॉइंट आपको कोई अच्छा लगे तो उसे नोट करते हुए चलना, जो पॉइंट आपको याद नहीं हो। अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें भी दो कथन दे रखे हैं और हमसे पूछा हुआ है असत्य कथन। पहला कथन पढ़ते हैं, 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध का आमंत्रित कर रही थीं। एकदम कथन दोस्तों सही लग रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि 1525 के बाद 1526 में बाबर भारत आया और उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हरा के उसने क्या है, एक राजनीतिक परिस्थिति के जो निर्णायक युद्ध था उसको पूरा कर दिया और भारत में मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश का शासन स्थापित कर दिया था। तो ये कथन तो हमारा सत्य है, क्या है, सत्य है। और हमसे प्रश्न में असत्य कथन पूछा हुआ है, तो ये प्रश्न तो हमारा आंसर नहीं होगा। दोस्तों याद रखना, ये कथन तो पूरा सत्य है लेकिन आंसर नहीं होगा क्योंकि असत्य पूछा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान देना। अगला है, बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। क्या था? सिकंदर लोदी। तो दोस्तों आपको पता होगा जो बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके लिए? कौन था? इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी। दोस्तों ये काफ़ी सरल टॉपिक है तो इसलिए ये तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो गया तो आंसर तो यही हो जाएगा। क्यों? असत्य कथन पूछा हुआ है, याद रखना, असत्य गलत कथन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा? केवल बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, सॉरी केवल दो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आंसर ये होगा। लेकिन ये याद रखना ये गलत है, ऊपर वाला सही है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। देखो दोस्तों इसमें केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा आंसर में, याद रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो गलत है। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं, आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा क्योंकि उसमें असत्य कथन के बारे में पूछा हुआ था। पहला है, मध्यकाल में 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत में अत्यधिक उथल पुथल उत्पन्न हो रही थी। मैंने बताया आपको अत्यधिक उथल पुथल उत्पन्न हो रही थी। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थीं और इस प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक युद्ध अवश्यभावी प्रतीत हो रहा था। एक कथन हमारा सही है, देखो सही हो गया। अगला है, जब बाबर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, ना कि कौन? ना कि सिकंदर लोदी। याद रहेगा, इब्राहिम लोदी। वह अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। कौन? इब्राहिम लोदी। कथन दूसरा असत्य है तो आंसर तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया हमारा फिर बाबर से संबंधित प्रश्न आ गया हमारा बाबर से संबंधित। पहला है, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था। एकदम कथन सही है। दोस्तों अगर हमने बाबर के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था। एकदम याद रखना, बाबर सबसे पहले फरगना का शासक था। एकदम फैक्ट की तरह याद कर लेना इसको। अगला है, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। एकदम सही कथन है। भारत आने से पहले इसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था। यह तैमूर वंश का था। एकदम सही है।
पिता की तरफ से तैमूर लंग था, तैमूर वंश का था। अब हम पीछे व्याख्या में देख चुके हैं, तो ये तो आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। दोस्तों इस सीरीज में एक बात का हमें यह फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसमें व्याख्या साथ के साथ है, तो हमें पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अगर सिर्फ प्रश्न होते हैं तो वो अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। दोस्तों इसमें पूछा है सही कथन, सही कथन तीनों सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं एक बार, व्याख्या को देखते हैं। दे रखा है इसमें 1449 में 14 वर्ष की उम्र में बाबर ट्रांस अक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य का शासक बना। 14 वर्ष की उम्र में किसका शासक बना? फरगना का। अगला पॉइंट है इसमें, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचा कभी बंद नहीं किया, यानी कि सोचना कभी बंद नहीं किया था, वह बाबर कहता था। अगला है, बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चंगताई वंश था। क्या था? चंगताई। दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखना कि बाबर ने जिस वंश की नींव डाली तुर्की वंश की, वो चंगताई वंश था। ये भी पॉइंट याद रखना बाबर के बारे में। जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया है। यानी कि जो हम जिसे बार बार पढ़ते हैं मुगल वंश, उसे ही चंगताई वंश कहते हैं, इसे मुगल वंश पुकारा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न में पूछा हुआ है सही कथन नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। तो दोस्तों 4 कथन पढ़ते हैं और उनके बारे में देखते हैं। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करें कि इसमें गलत या सही क्या दे रखा है, हम व्याख्या पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। पहला है, इसे भारत प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। दोस्तों ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। क्यों? जिस समय पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खां के बेटे दिलावर खां ने एक दूत मंडल भेजा, किसे? बाबर को अपने पास भारत में बुलाने के लिए। उस समय राणा सांगा ने भी एक पत्र लिखा था बाबर को, तो इस प्रकार ये कथन हमारा सही हो जाएगा। बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया, ये भी कथन सही है। खैबर दर्रे से बाबर ने प्रवेश किया सिंधु नदी को। अगला है, इसने सर्वप्रथम भिरा और सियालकोट का किला जीता, सियालकोट का किला और भिरा जीता, ये भी कथन सही है दोस्तों। इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था। किसका? पंजाब पर तुर्कों का शासन था। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन नहीं था। व्याख्या में देख लेते हैं किसका शासन था। दोस्तों आंसर की बात करें तो इसमें गलत कथन पूछा हुआ है, तो आंसर यही हो जाएगा। याद रहेगा? याद रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। बाबर के पास पंजाब के सूबेदार दौलत खां के बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजा गया था, जिसने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण किया, और उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को पत्र लिखकर भेजा था और कहा कि इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दें। जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया था उस समय पंजाब में अफगान सरदार दौलत खां लोदी, कौन था? अफगान सरदार दौलत खां लोदी था, ना कि तुर्कों का था, कि स्वतंत्र रूप में शासन कर रहा था। तुर्कों का नहीं था, अफगान सरदार दौलत खां लोदी का था। याद रहेगा। दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है बाबर की लड़ाई से संबंधित, यानी कि बाबर ने लड़ाई लड़ी थी। पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, कन्नौज की लड़ाई है। ये बाबर के द्वारा 2 युद्ध तो बाबर के हैं, और फिर 2 युद्ध ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए हैं। तो दोस्तों इनकी सन देख लेते हैं और इनसे पूछा हुआ कौन से किस पर मिलान है। तो आप सभी को पता है पानीपत की लड़ाई भारत ने कब लड़ी थी, बाबर ने कब लड़ी थी भारत में? तो ये लड़ी थी 1526 ईस्वी में, क्योंकि 1526 में ही बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। फिर उसके बाद हुमायूं ने लड़ा था चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। फिर कन्नौज की लड़ाई हुई जो 1540 ईस्वी में हुई थी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए थे ये दोनों युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के, और ये दोनों बाबर के बीच, और दूसरा हुआ था राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। आपको इन युद्धों की सन को याद रखना है, यानी कि डेट को याद रखना है। दोस्तों मिलान देख लेते हैं कौन कौन से मिलान सही हो जाएंगे। तो मिलान A पर 2 B पर 1, A पर 2 B पर 1 ऑप्शन
बी में दे रखा है, ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों आपको इनकी सन को याद कर लेना, एक बार देख लेना। मैं इनका आपको व्याख्या दिखा देता हूँ जिसमें आमने सामने सही दे रखे हैं। पानीपत का युद्ध, पानीपत की लड़ाई 1526, खानवा 1527, चौसा का युद्ध 1539, 1540 में कन्नौज की लड़ाई। याद रहेंगे बिल्कुल, क्रम से याद रखने में अच्छा खासा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में मिलान के तौर पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया है बाबर के संदर्भ में। दोस्तों अभी तो बाबर ही चल रहे हैं, उसमें सारे साम्राज्य अकबर, हुमायूं, सारे साम्राज्य एक एक करके आते रहेंगे। पहला है बाबर के संबंध में, बाबर ने रूसी युक्ति रक्षा प्राचीर उस्मानियों से ग्रहण की थी। जो बाबर हैं उन्होंने रूसी युक्ति किससे ग्रहण की थी? ये उस्मानियों से ग्रहण की थी। रूसी युक्ति रक्षा प्राचीर, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। तो बाबर ने जो रूसी युक्ति से रक्षा प्राचीर कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्षा प्राचीर, उस्मानियों से ग्रहण की थी। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है पानीपत की लड़ाई में उस्मानिया तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे। यानी कि जो तोपची थे प्रमुख, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों बाबर के साथ थे पानीपत की लड़ाई में, इसी वजह से ये युद्ध को जीत गए। अगला है बाबर के अनुसार उसने भिरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही कथन है। हम पीछे देख चुके हैं, एक भिरा का किला था और एक वो दूसरा किला था, किसका? एक किला और था, उसे भी इसने जीता था, भिरा का किला जीता था। तो दोस्तों इस प्रश्न में तो तीनों कथन सही हैं, तीनों कथन एकदम बिल्कुल सही हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, 1 और 2 और 3। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न के बारे में, क्या क्या व्याख्या में दे रखा है। व्याख्या है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने रक्षा प्राचीर का उपयोग किया था। इस युक्ति को बाबर ने उस्मानिया रूसी युक्ति कहा, यानी कि जिसे उस्मानिया या रूसी युक्ति कहा, क्योंकि उस्मानियों से ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ इस युक्ति का प्रयोग किया था। कथन एक इसलिए सही है। अगला है इसमें, पानीपत की लड़ाई में 2 उस्मानिया तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बाबर का साथ दिया था। किसने? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बाबर का साथ दिया था, ये उस्मानिया तोपची थे। अगला पॉइंट है इसमें, बाबर का कहना है कि उसने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल भिरा का किला जीतने हेतु किया था। यद्यपि भारत को बारूद की जानकारी थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका आमतौर पर उपयोग बाबर के आगमन पर ही शुरू हुआ था। याद रहेंगे ये पॉइंट। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पानीपत की प्रथम लड़ाई के संबंध में, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उनके संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। अभी ये 2 कथन दे रखे हैं, इसके कथनों को देख लेते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया था। किस पर? दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया था। बिल्कुल सही है। जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो दिल्ली और आगरा पर इसका नियंत्रण हो गया था। किसका? बाबर का। अगला पॉइंट है, बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुलाफत दिखाने वाला कहा, यानी कि बला की मुलाफत दिखाने वाला कहा किसने? बाबर ने भारत के लोगों को। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। इसमें सही कथन पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी राइट होगा, 1 और 2 दोनों। याद रहेंगे, इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया था। किसमें? पानीपत के युद्ध के बारे में बात हो रही है। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुलाफत दिखाने वाला कहा। बिल्कुल ठीक कहा उसने, दोनों कथन सही हैं। सॉरी, बिल्कुल ठीक क्या उसने खुद कहा था उसमें। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं सर, व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या में दे रखा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें लोदी शक्ति की रीढ़ टूट गई और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अगला पॉइंट दे रखा है इसमें, बाबर अपनी जीत के बाद अपने सैनिकों और धनुर्धरों को कहता है कि भारत के लोग बला की मुलाफत दिखाई है। भारत के लोगों ने बला की मुखालफत, क्या है? मुखालफत दिखाई है, या मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़कर चले जाना, इसे कहते हैं मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़कर चले जाना, इसे कहते हैं। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आया है खानवा के युद्ध की लड़ाई से संबंधित। खानवा का युद्ध
ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। मैं सन लिख देता हूँ इसकी एक बार, फिर आपको रिपीट हो जाएगा। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इसमें देखा, यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, यानी कि जो खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। मैं पीछे भी बता चुका हूँ, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। इसमें हमसे गलत कथन पूछा हुआ है, याद रहे गलत कथन पूछा हुआ है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। अगला कथन दे रखा है, राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है, इसलिए इसकी लड़ाई हुई थी। अगला है, मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था, यह भी कथन बिल्कुल सही है। याद रहेगा, जो हसन खां मेवाती हैं, मेवात के हैं, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। अगला है, इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आपको पता है बाबर की मृत्यु 26 जनवरी 1530 में हुई थी। कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी बाबर की? 1530 में हुई थी। इसके बाद उसने 2 युद्ध और लड़े थे, चंदेरी का युद्ध लड़ा था और एक युद्ध लड़ा था अफगान शासकों के बीच लड़ा था, तब उसकी मृत्यु हुई थी, ना कि इस युद्ध के बाद हुई थी। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछा हुआ है तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, याद रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं कि बाबर की मृत्यु 26 जनवरी 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हुई। बाद में उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। काबुल में मकबरा बना हुआ है, मकबरा किसका? बाबर का। अगला प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछा हुआ दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देना है, और व्याख्या में तो आपको सब पॉइंट क्लियर अच्छे से हो ही जाता है। दे रखा है, भारत में एक नई युद्ध पद्धति का प्रचलित की गई, यानी कि बाबर के आने के बाद। एकदम कथन सही है, क्योंकि बाबर ने आने के बाद तोप खाने जैसी नई युद्ध पद्धतियों को प्रचलित किया था। दूसरा है, युद्ध में बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों, हम पीछे भी देख चुके हैं। इसके दो कौन थे? तोपची थे। कौन थे? एक उस्ताद अली और दूसरे मुस्तफ़ा थे। कौन? मुस्तफ़ा। तो इस प्रकार ये बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया करते हैं। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो उस समय ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला है, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों हम इसे बार बार देख चुके हैं कि बाबर को अफगान वंशज नहीं, उसे चंगेज खां का वंशज और मंगोल वंशज के रूप में पराक्रम गौरव प्राप्त है, ना कि अफगान वंशज के। ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। गलत कथन पूछा हुआ है तो ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा हमारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, छोटी सी व्याख्या है। बाबर को एशिया के 2 पराक्रमी योद्धा चंगेज खां और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए उसका कोई भी सरदार उसके साथ समानता का दावा नहीं कर सकता था। याद रहेगा, चंगेज खां और तैमूर का वंशज, ना कि अफगान वंशज। दोस्तों हर पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, अगर नहीं आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट करते हुए चलना, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। छोटे छोटे पॉइंट को नोट कर लेना, सारे पॉइंट नोट करने लायक नहीं है। अगला है, तुझे के बाबरी के लेखक कौन है? तुझे के बाबरी के लेखक, तो दोस्तों इसमें तो बाबरी आ गया, याद रखना बाबरी से बाबर, इसके तुझे के बाबरी, बाबर इसके लेखक हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाबर को अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था, साथ ही तुर्की उसकी मातृभाषा थी। उसने तुझे के बाबरी को तुर्की में लिखा है, जो विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। याद रखना दोस्तों, तुजुक से याद भी रखना, तुर्की भाषा में है। किसमें? ये तुर्की भाषा में, और बाबर ने लिखी है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न देख रखा है, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां, यानी कि जो अकबर का इबादत खाना था वो कैसा था, किस स्थान का था? तो याद रखना, ये इबादत खाना विभिन्न धर्मों से संबंधित था। किससे? विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थीं। किस पर? इबादत खाने पर। याद रहेगा, याद रहेगा। दोस्तों इबादत खाने के बारे में व्याख्या में पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चाओं का आयोजन
निश्चय किया गया। याद रहेगा, इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जहां प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चाओं का आयोजन किया कर निश्चय किया गया था। प्रारंभ में केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चाएं हेतु आमंत्रित किया गया, किंतु उसके बीच विवाद ने अकबर को असंतुष्ट कर दिया और वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में है। इसके सार को समझने के लिए अकबर ने अब विभिन्न धर्म के गुरुओं को चर्चाओं के लिए आमंत्रित किया था। याद रहेगा, इबादत खाना अकबर ने बनवाया, पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया 1575 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। और ये सभी धर्मों के लिए था। पहले सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के लिए था, बाद में ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। याद रहेंगे इबादत खान के बारे में इतने पॉइंट याद रखिएगा, आपका प्रश्न अवश्य पूरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? यानी कि मुगल काल है, उसका अहदी है, उसके बारे में एक कथन सत्य नहीं है। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें से असत्य कथन पूछा है या सत्य कथन। तो देखना शुरू करते हैं। पहला, ये व्यक्ति के घुड़सवार हेतु सिपाही थे, यानी कि अहदी थे। अहदी वो क्या थे? व्यक्तिक घुड़सवार सिपाही थे। बिल्कुल कथन दोस्तों ये सही है। याद रहेगा, जो अहदी है वो एक व्यक्तिक घुड़सवार सिपाही थे। याद रख लेना। अगला पॉइंट है, उन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था। ये भी सही है, इन्हें दीवान और बख्शी के अधीन रखा गया था अहदी को। अगला है, उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था, यानी कि जो मनसबदार थे उनके अधीन नहीं रखा गया था। किनको? अहदी को। तो दोस्तों ये भी कथन सही है, ये मनसबदारों के अधीन नहीं थे। उनका वेतन मनसबदारों के समान था। दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि मनसबदारों का वेतन इनके समान नहीं था। तो दोस्तों अहदी के बारे में ज़रा हम व्याख्या में आराम से पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? आराम से पढ़ते हैं, अहदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। क्यों ये गलत है? क्योंकि इनके वेतन मनसबदारों के समान नहीं था। व्याख्या देख लेते हैं। चलो व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों अहदी के बारे में 2-4 पॉइंट आप भी नोट कर लेना। इसमें ऑप्शन डी देखा है तो हमने भी ऑप्शन डी लगा दिया है। व्याख्या में देखते हैं कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के निम्न अंग थे, यानी कि मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था थी। चलो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है मनसबदार और उनके सैनिक, अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक। कौन थे? एक मनसबदार है और उनके सैनिक होते थे। दूसरे अहदी सैनिक, जिसके बारे में हम ऊपर प्रश्न में पढ़ चुके हैं। और तीसरे हैं दाखिली सैनिक, जो दाखिली सैनिक। चलो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। मनसबदार और उनकी सेना के अतिरिक्त मुगल बादशाह द्वारा निजी सैनिक रखे जाते थे, जिन्हें अहदी कहते थे। क्या कहते थे? अहदी कहते थे। ये निजी सैनिक थे, मनसबदारों के अतिरिक्त थे। इन्हें आम सैनिकों की अपेक्षा ज़्यादा वेतन मिलता था तथा सामान्यतः ये प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के नियंत्रण में रहते थे, ना कि मनसबदारों के नियंत्रण में। याद रहेगा, अहदी जो थे वो मनसबदार के अधीन नहीं थे, डायरेक्ट सम्राट के अधीन थे। ये पॉइंट याद रख लेना दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अहदी की नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था और इनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अलग अधिकारी होता था। यानी कि जो अहदी थे, अहदी क्या है? एक सैनिक, और ये डायरेक्ट सम्राट के अधीन है। इनकी नियुक्ति बादशाह कौन करता था? स्वयं करता था। और हाजिरी लेने के लिए अलग से अधिकारी होता था इनकी। याद रखना है इनके बारे में भी ये पॉइंट। अगला है, अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। संदेश वाहक के साथ साथ बंदूक एवं तीर चलाने में भी इनकी सेवा ली जाती थी। इन्हें क्लर्क और सहायकों के पद पर भी नियुक्त किया गया था। याद रखना, ये भी पॉइंट याद रखना। इन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था, यानी कि जो पृथक दीवान थे और बख्शी के अधीन रखा गया था। याद रहेगा, ये भी पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से एक श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता, यानी कि इसमें से कौन सी है जो शाहजहां के काल में नहीं बनी है?
शाहजहाँ के काल में नहीं है मोती मस्जिद, ये शाहजहाँ के काल में इसका निर्माण हुआ था। किसके काल? शाहजहाँ के काल में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। अगला है किला एक कुना। जो किला एक कुना है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये इसका निर्माण पुराने किले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था इसका निर्माण। तो इसमें ये इसका निर्माण शाहजहाँ ने नहीं करवाया। किसका? किला एक कुना का। तो इसमें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है रंग महल। रंग महल का भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, याद रहेगा। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, रंग महल शाहजहाँ द्वारा करवाया गया, लेकिन किला एक कुना मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया गया। ये दीन पना को तुड़वाकर उसके ध्वंसावधि से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया गया, और पुराने किले में किला एक कुना का नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। याद रहेगा, याद रहेगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखा है कि शाहजहाँ के शासन काल में स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जो स्वर्ण काल के स्तर तक पहुंच गई, और अलंकारिता और सौंदर्य व संगमरमरीकरण में तीव्रता आई। ये पॉइंट याद रखना। आगे देख लेते हैं इस व्याख्या के बारे में। इस काल में मस्जिद निर्माण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। शाहजहाँ ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। ताजमहल की तरह बनी हुई है मोती मस्जिद, ताजमहल की तरह बनी हुई है। शाहजहाँ ने लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली में बनी हुई है। दोस्तों कभी कभी ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कथन के निष्कर्ष पे कि जामा मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है या फिर संगमरमर से बनी है, तो आपको उसमें से छांटना होता है। अगला है इसका निर्माण करवाया जिसमें गुम्बद मुख्य आकर्षक का केंद्र है। साथ ही दिल्ली स्थित लाल किले में रंग महल का निर्माण करवाया गया। किसमें? लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में रंग महल का निर्माण है। अगला है शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह। याद रहेगा दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है, जो दीन पनाह का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। याद रहेगा, दीन पनाह का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़वाकर उसके ध्वंसावशेष से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। पुराने किले में किला एक कुना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। याद हो गया? याद नहीं हुआ तो दोस्तों इसे नोट कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसे देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि, तो इस पर वर्ष 1765 पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों हम बार बार पढ़ते आए हैं कि इलाहाबाद की संधि है वो 1765 में हुई थी, तो इस पर कथन सही है। अगला है मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी औपचारिक रूप से अनुदत्त की थी। यह भी कथन सही है। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी औपचारिक रूप से दे दी थी। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध के नवाब को लौटा दिया गया। एकदम सही है कथन। दोस्तों इन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था अवध के नवाब पर। किस पर? अवध के नवाब पर। अगला है बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम सेकंड को सौंप दिया गया था। दोस्तों इसमें यह कथन असत्य है। इसमें यह कथन क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि कंपनी के अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए गए थे, ना कि बनारस के आसपास का क्षेत्र सौंपा गया, इसलिए कथन गलत होगा। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि किलायब द्वारा 2 चरणों में की गई थी। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। उसके बारे में देख लेते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजी गवर्नर किलायब के मध्य संपन्न हुआ था। कौन सी? इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट किलायब, इनके बीच ये संबंध हुई थी, यानी कि संधि हुई थी।
अगला है कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। मुगल सम्राट को कितने की 26 लाख रुपए पूरे वर्ष की पेंशन देना स्वीकार किया था। किसने? बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बदले में। अगला है कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा इलाहाबाद के ज़िले से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए थे। इसलिए कथन डी गलत होगा, ना कि बनारस के आसपास का क्षेत्र। द्वितीय संधि ये हुई थी 16 अगस्त 1765 में। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में। पहली हो गई थी 12 अगस्त में, ये दूसरी हुई है 4 दिन बाद 16 अगस्त को। दूसरी संधि के बारे में देख लेते हैं। रावट क्लाइव अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई थी। यानी कि जो नवाब थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रावट क्लाइव के संपन्न हुई थी। और पहली वाली संधि वो किसके बीच हुई थी? रावट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, ये शुजा-उद-दौला। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। यानी कि इलाहाबाद और कड़ा का जो छोड़कर बाकी शेष जो अवध का बाकी शेष क्षेत्र था वो नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने पर स्वीकृति हुई थी। क्या इन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी। यानी कि जो अवध है, अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर, यानी कि नवाब इन्हें पैसा देंगे तब एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी। अगला है कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। यानी कि जो कंपनी थी उसे अवध में कर मुक्त व्यापार की छूट मिल गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शब्द और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यानी कि इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। शब्द दे रखा है और अर्थ है उनके। पहला है खालिसा। खालिसा के बारे में जानते हैं। खालिसा वे गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी। याद रहेगा, खालिसा किसे कहते हैं? वे गांव होते थे जिनकी आय सीधे राज्य के कोष में जाती थी, उन्हें खालिसा कहते थे। बिल्कुल सही है, याद रख लेना दोस्तों ऐसे ही। वे खालिसा जिनकी आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, यानी कि बेगांव। अगला है मौजा। मौजा की बात करें तो दोस्तों विद्रोही राज्य क्षेत्र नहीं थे। कौन नहीं थे? ये विद्रोही राज्य क्षेत्र नहीं थे। तो मौजा क्या थे इनके बारे में बता दें आपको। तो देखिए, यह एक परगना के एक उपखंडों से संबंधित थे। ये क्या थे? परगना के एक उपखंडों से संबंधित थे। कौन? मौजा। याद रहेगा, मौजा परगना के उपखंडों से संबंधित थे, ना कि विद्रोही क्षेत्र। खालसा बेगांव जहाँ की आय सीधे राजकोष में जाती थी। तो दोस्तों इसमें से पूछा हुआ है वह कौन सा शब्द जो एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन बी तो राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी तो ये आंसर होगा। क्या होगा? आंसर, क्योंकि ये गलत है। दोस्तों इसमें 2 शब्द और दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं और इन्हें नोट कर लीजिएगा। ऐसे शब्द तो आपको नोट कर लेने चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 2 शब्द ये दे रखे हैं, इसमें यह है, एक है इनाम। इनाम की बात करें, जो इनाम है तो वो विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि, यानी कि इनाम थे ऐसे विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को जो भूमि दी जाती थी या आवंटित की जाती, उसे हम इनाम कहते थे। एकदम याद रखना, इनाम अगर शब्द कहीं दिखे आपको तो याद रखना ये धार्मिक व्यक्ति और विद्वान को आवंटित भूमि थी। जागीर की बात करें तो जागीर की बात करें तो ये मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्र आवंटन, यानी कि जो मनसबदार थे उनको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी कि आप यहाँ से कर वसूलिए, और कर वसूलिए तो उन्हें भूमि या राज्य क्षेत्र दे दिया जाता था, उसे हम जागीर कहते थे। याद रहेगा एकदम। दोस्तों चारों पॉइंट को लिख लेना, ऐसे शब्दों को लिख लिया करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो मौजा है उसे परगना के उपखंडों को मौजा कहा जाता था, यानी कि मौजा परगना के उपखंडों को कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न
अगला है हमारा कथन और दो कूट दे रखे हैं। पहला कथन है इसमें, दूसरा कूट दे रखा है। दोनों कथन देख लेते हैं दोस्तों। पहला कथन है, जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी। यानी कि जहांगीर के शासनकाल को तो वहाँ उसे चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो इसमें तो ये चरम पे पहुंच गई, तो ये कथन सही होगा, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल को मुगल काल का चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। अगला है, औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था। किससे था? अलंकृत था। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जहांगीर के राज्यकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, ना कि औरंगजेब से संबंधित है। तो दोस्तों एक कथन इसमें क्या है, सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया, आपके नहीं आया होगा समझ में, तो व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल के समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। इसी दौर में चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाने लगा। इस समय के चित्रकारों में फारूक बेग, अकारिजा, अबुल हसन, मंसूर और बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद्र, दौलत, मुखलिस, भीम और इनायत ये प्रमुख थे। किसके समय? याद रखना ये किसके समय थे प्रमुख। इन्हें तो एक बार पढ़ लेना, याद तो नहीं हो पाएंगे, पर एक बार पढ़ लेंगे तो प्रश्न में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये जहांगीर के समय क्या थे? प्रसिद्ध थे। अगला है, कट्टर मुसलमान होने के कारण औरंगजेब चित्रकला तथा संगीत से इतना विमुख रहा कि लघु चित्रों की एक अत्यंत विकसित कला उसके शासनकाल के औंधे मुंह जा गिरी थी। यानी कि इस समय इसका कोई विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुमायूं नामा की रचयिता किसने है? तो बार बार पढ़ चुके हैं। हुमायूं नामा की रचयिता कौन थी? तो वो थी गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचयिता थी। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने अकबर के आग्रह पर हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है, तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो बाबर और हुमायूं के शासनकाल के जो तत्कालीन समाज था उसका उल्लेख किया गया है। किसमें? हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने लिखी है। इसमें बाबर को विष द्वारा मारे जाने का उल्लेख है। दोस्तों एक पॉइंट इसमें भी याद रखना, अगर प्रश्न में आपसे कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसे बाबर को विष द्वारा मारे जाने का उल्लेख किया गया है, तो आपको हुमायूं नामा पर टिक करना है। याद रहेगा, पॉइंट याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहना करते थे, का नाम क्या है? यानी कि उसका नाम क्या होगा? तो याद रखना, जो मुगल दरबार में मेधावी पुरुष थे उनको दिया जाने वाला पुरस्कार सम्मान स्वरूप एक वस्त्र को पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहनता था। उसे क्या कहते हैं? उसे खिलअत कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलअत। उसे क्या कहते हैं? खिलअत कहते हैं। याद रहेगा, खिलअत कहते हैं किसे? जो मेधावी पुरुषों को पुरस्कार के रूप में दिया जाता था मुगल दरबार में। ये भी याद रखना, मुगल दरबार में दिया जाता था। दोस्तों आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं और इसके विकल्प भी देख लेते हैं। पर आपको ये याद रखना, जो मेधावी पुरुष थे उन्हें पुरस्कार के रूप में दिया जाता था उसे खिलअत कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलअत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों ये विकल्प दे रखे हैं, मैंने आपको बताया क्या कहते हैं? खिलअत कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलअत कहते थे। याद रखना, पुरस्कार जो देते थे उसे खिलअत कहते थे। व्याख्या देख लेते हैं कि मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को सम्राट का पहना हुआ वस्त्र सम्मान स्वरूप दिया जाता था, जिसे खिलअत कहते थे, जो सम्राट का आशीर्वाद माना जाता था। अतः विकल्प डी सही है। अगला है, अन्य पुरस्कार सरापा सिर से पांव होता था। यानी कि सिर से पांव होता था, जिसमें एक अंगरखा
एक पगड़ी व एक पटका होता था। क्या होता था? एक पटका होता था। अगला है अप अप अपवाद अपवादपूर्ण स्थिति में, यानी कि अपवादपूर्ण स्थिति में पद्म मुरस्सा पुरस्कार प्रदान किया जाता था, जो आभूषण होते थे। क्या होते थे? आभूषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1799 में किंग जॉर्ज को बादशाह नामक किसने भेंट किया था? जो किंग जॉर्ज हैं, इन्हें बादशाह नामा किसने भेंट किया था? तो इन्हें भेंट किया था अवध के नवाब ने। किन्हें? अवध के नवाब ने भेंट किया था बादशाह नामा को। 1799 में भेंट किया था। व्याख्या देखते हैं। बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। याद रहेगी, अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। कौन सी? क्या नाम है उसका? बादशाह उसका नाम है। वर्ष 1799 अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाह भेंट किया था। याद रहेगा, बादशाह किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे और इसे 1799 अवध के नवाब किंग जॉर्ज को बादशाह भेंट कर दिया गया। अगला प्रश्न है फर ए इरीदी। क्या नाम है? फर ए इजदी। क्या नाम है? फज ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? क्या है? फर ए इजदी। ये शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। किसके द्वारा? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा विकसित किया गया है फर ए इजदी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इन्होंने मुगल राज्य क्षेत्र के आधार पर फर ए इजदी, क्या नाम है? फर ए इजदी के विचार को सर्वप्रथम विकसित किया। इसका तात्पर्य है कि दैवीय प्रकाश सीधे सम्राट को स्थानांतरित होता था, यानी कि दैवीय प्रकाश सीधे सम्राट को स्थानांतरित होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं और इन पर हमें देखना है। पहले तो ये वाक्य दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं और ये वाक्य किसके बारे में है उसे देखते हैं। किसानों से इतनी अधिक उगाई की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपर्युक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री का है? यानी कि जो कथन है कि किसानों से इतनी अधिक उगाई की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी बचती है, ये कथन किस यूरोपीय यात्री का है? किस यूरोपीय यात्री? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट। किसका है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट का है। याद रहेगा, फ्रांसिस्को पेलसर्ट का है। व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच यात्री था जिसने मुगल साम्राज्य में किसानों की स्थिति एवं करों के संबंध में विवरण दिया। उसके अनुसार किसानों के खाद्यान्न उत्पादन की इतनी अधिक उगाई कर ली जाती थी कि उनके पास पेट भरने के लिए भी अनाज की उपलब्धता लगभग ना के बराबर होती थी। याद रखना दोस्तों, पहले तो पॉइंट याद रखना, फ्रांसिस्को पेलसर्ट ये डच यात्री था, इसने ही कहा था ये वाक्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 4 कथन दे रखे हैं और कौन सा कथन सत्य नहीं है। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए। तो दोस्तों ये कथन गलत है। क्यों? वे जहांदार शाह को सत्ता में नहीं लाए थे। वो किसे लाए थे? मुगल बादशाह बनाया था, मोहम्मद शाह को बनाया था। फर्रुखसियर, रफ़ी उद रजात, रफ़ी उद्दौला आदि को इन्होंने सम्राट बनाया था और ये किंग मेकर की भूमिका में थे। कौन? जो सैयद बंधु थे
वो किंग मेकर की भूमिका में थे, किंग मेकर की भूमिका में थे। तो ये कथन इसमें गलत हो गया, नहीं कथन पूछा हुआ तो आंसर तो यही हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया था। जब वो किंग मेकर थे तो वो प्रशासन शक्ति को नियंत्रित कर रहे थे, ये कथन इसमें सही है। आगे देख लेते हैं दो कथन, आगे दे रखे हैं दो कथन। उन्होंने सही सूर्ण की धार्मिक नीति अपनाई, ये भी कथन सही है। उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया, यानी कि जो राजा साहू थे उनके साथ एक समझौता किया, ये भी कथन सही है। इसमें ये ऑप्शन आंसर है जो गलत था। उन्होंने किस किस को बनाया था, शासन बनाया था, राजा बनाया था मुगल बादशाह, तो सैयद बंधु भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से विख्यात है। उन्होंने कुल 4 लोगों फर्रुखसियर, रफ़ी उद रजात, दर्रजात, रफ़ी उद्दौला एवं मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया, अतः विकल्प ए सही नहीं है। अगला है 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ्य कर हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का भी आदेश दिया था। अगला प्रश्न है शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो शेर शाह है उनके प्रशासन के विषय में दे रखा है। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में अब विभाजित कर किया गया, यह भी कथन इसका सही है, शेर शाह के प्रशासन से संबंधित है। अगला है बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेर शाह सरकारों एवं परगनाओं में सीधे प्रशासन करता था। क्या करता था? सीधे शासन करता था। तो दोस्तों ये कथन गलत है। क्यों? वो सीधे शासन नहीं करता था, वो से जैसे खजांची हैं, क्लर्क हैं, दारकुन हैं, सिकदार हैं, मुंसिफ हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त करता था, ना कि सीधे शासन करता था। पहला कथन सही है, तो ऑप्शन इसमें राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में दे रखा है शेर शाह का स्थानीय शासन 3 भागों में वर्गीकृत था। एकताओं दोस्तों लाट भग गई थी, तो दोस्तों इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि शेर शाह का स्थानीय शासक 3 भागों में वर्गीकृत था। एकताओं को सरकार जिला में विभक्त किया गया था। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा था, अतः कथन एक सही है। अगला है प्रत्येक परगने में एक किरदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार, खजांची और 2 कारकुन क्लर्क होते थे, अर्थात प्रशासन में विभिन्न कर्मचारियों की सहायता से चलाया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन फर्स्ट और सेकंड है। आपको इन कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो चलिए पहले दोनों कथन देख लेते हैं, क्या क्या है इसमें कथन। कथन है जहांदार शाह के शासनकाल में शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया। शीघ्र ही जनवरी शासनकाल का शीघ्र ही 1713 ईस्वी में समापन हो गया, यानी कि जहांदार शाह हैं, इनका शासनकाल, इनकी मृत्यु बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात इनकी जो समाप्त हो गया। बहादुर शाह की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई, तो जहांदार शाह का शासनकाल शीघ्र ही समापन हो गया। और उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया था। उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया, तो ये भी कथन इसमें सही है। दोनों कथन इसमें सही है, तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या में देखा है कि फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर जहांदार शाह का जहांदार शाह शासक बना। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ्य कर हत्या करवा दी, तो इसलिए उसका शासन 1713 में समाप्त हो गया। इसलिए कथन दोनों सही है और फर्स्ट सेकंड का स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है? जो है सुलेखकार है अकबर के शासनकाल में का नाम क्या है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया। जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से
सम्मानित किया गया। तो वो किसे किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था। याद रहेगा, मोहम्मद हुसैन को किया गया था। अगला प्रश्न, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जरीन कलम का अर्थ है सुनहरी कलम। अकबर ने कश्मीर के ग्रंथकर्ता मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। याद रखना, स्वर्ण कलम या जरीन कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला है फतेहपुर सीकरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि फतेहपुर सीकरी है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। बिल्कुल सही है, यह अजमेर की ओर जाने वाली एकदम सीधी सड़क पर स्थित था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती को अधिकृत किया था। एकदम सही है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था अकबर ने। अगला है इसमें मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाजा दर्शनार्थियों को मुगलों की गुजरात पर विजय का स्मरण करवाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों इसका ये भी कथन क्या है? सही है। अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन है 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो दोस्तों ये कथन क्या है? गलत है। जो फतेहपुर सीकरी से जो दिल्ली राजधानी स्थानांतरित नहीं की, कहाँ की गई थी? तो ये लाहौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? लाहौर में राजधानी को स्थानांतरित किया गया, ना कि दिल्ली में। तो ये वाला कथन इसमें गलत है। तो दोस्तों इसमें गलत कथन पूछा हुआ था, तो ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? फतेहपुर सीकरी आगरा से 36 किमी पश्चिम में अजमेर की ओर स्थित सीकरी रूपबल अथवा विकल्प ए सही है। यानी कि 36 किलोमीटर पश्चिम में अजमेर की ओर स्थित सीकरी रूपबल पर स्थित है। रूपबल पर था कौन? फतेहपुर सीकरी आगरा में। किस पर था? सीकरी रूपबल पर। अगला है इसमें फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवान ए आम, दीवान ए खास, बुलंद दरवाजा, पंचमहल आदि इमारतें हैं अतः विकल्प बी भी सही है। याद रखना, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, दीवान ए आम, दीवान ए खास, बुलंद दरवाजा, पंचमहल आदि इमारतें कहाँ हैं? फतेहपुर सीकरी में। अगला है बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जो बुलंद दरवाजा है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। एकदम सही है। अगला है 1585 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर में स्थानांतरित की थी। कहाँ की? लाहौर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? यानी कि औरंगजेब हैं, उनके द्वारा संकलित इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है फतवा ए आलमगीरी। याद रहेगा, फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून का बृहत्तम सार संग्रह है। क्या नाम है इसका? फतवा ए आलमगीरी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों द्वारा फतवा ए आलमगीरी को लिखा गया। इसमें इस्लामिक कानून, प्रशासनिक नियमों का उल्लेख है। इसे मुस्लिम विधि का सबसे बड़ा डाइजेक्ट कहा जाता है। ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था 6 विद्वानों द्वारा। याद रहेगा, कितने विद्वानों द्वारा? 6 विद्वानों द्वारा औरंगजेब के काल में फतवा ए आलमगीरी। अगला प्रश्न है बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो बहादुर शाह फर्स्ट है, कौन है बहादुर शाह फर्स्ट? पहला है इसमें वह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। बहादुर शाह फर्स्ट ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। एकदम कथन सही है। तख्त के लिए उसने अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी। इसे अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी। ये भी कथन सही है। अगला है उसने अपने पूर्ववर्ती की अनेक नीतियों को उलट दिया था। जो औरंगजेब की नीतियाँ चल रही थी उनको उलट दिया था। ये भी कथन इसका सही है। उसने कुछ मंदिरों को ध्वंस का आदेश दिया था। किसका? कुछ मंदिरों को ध्वंसन का आदेश दिया था। तो दोस्तों ये वाला इसमें कथन क्या है? गलत है। दोस्तों इसमें ऊपर के 3 कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके तीनों पुत्र बहादुर शाह, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद काम बख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह विजयी रहा। इसलिए कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। बहादुर शाह ने सलाह एवं समझौते की नीति का अनुसरण किया, जो कि औरंगजेब के संकीर्णवादी नीतियों के विपरीत था। इसलिए कथन 3 भी सही है। बहादुर शाह ने हिंदू प्रमुखों और रजवाड़ों के प्रति सहिष्णु रवैया अपनाया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध में भी स्थापित किए गए थे। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह के शासनकाल में मंदिरों का विनाश नहीं किया गया था। इसलिए कथन 4 सही नहीं है। याद रखना, मंदिरों का विनाश नहीं हुआ था। किसके समय? बहादुर शाह के समय। अगला प्रश्न है, मुगल भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से जागीरदारी जमींदारी के बीच क्या अंतर है? इनके बीच क्या क्या अंतर है उन्हें देख लेते हैं। पहला है इसमें, जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व को एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो दोस्तों याद रखना, जो जमींदार थे उन्हें राजस्व अधिकार होते थे, पर राजस्व उगाही के बदले उन्हें और भी कार्य पूरा करना होता था। इसलिए ये वाला कथन इसमें गलत है दोस्तों। ये वाला पहला क्या है, इसमें गलत है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेंगे, काफ़ी बड़ी व्याख्या है। ये जमींदार और जागीरदार आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहले, जागीरदार को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों को राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? वंशानुगत नहीं होते। तो दोस्तों इनको जो दिए गए अधिकार कैसे थे? वंशानुगत होते थे या नहीं होते थे? तो दोस्तों इसकी व्याख्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये दोनों कथन तो गलत है इसमें, तो ऑप्शन इसमें तो डी राइट है। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं, तब हमें आराम से समझ में आएगा। प्रश्न की व्याख्या काफ़ी लंबी है, उसे देख लेते हैं। पहले व्याख्या देखते हैं कि मुगल प्रशासनिक प्रणाली में शासन का अधिपति बादशाह कहलाता था। बादशाह प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायदाता व इस्लाम का संरक्षक होता था। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। काजी उल कुज्जात फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानून के अनुसार करता था। गौरतलब है कि सद्र व काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा गया था, यानी कि सद्र और काजी हैं उन्हें मनसबदार से नहीं जोड़ा गया था। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमें पूरा देखना है किसके बारे में? जागीरदार और जमींदार के बारे में पूरा देख लेना है, तब हमारे समझ में आएगा, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन थे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए थे। अगला पॉइंट दे रखा है, मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूपों में पारिश्रमिक दिया जाता था। जब मनसबदारों को जागीर दी जाती थी तो उन्हें जागीरदार कहा जाता था। अतः कहा जा सकता है कि सभी जागीरदार मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदार नहीं है, यानी कि सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। जागीरदारों को पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन के अधिकार प्राप्त होते थे, जो उनके सेवा काल तक ही रहते थे। जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र में से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। कैसे होते थे? वंशानुगत होते थे। हालांकि इनका मुख्य दायित्व तो राजस्व उगाही होता था, किंतु इसके अतिरिक्त वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत देते थे। अगला है, ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिनमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो मियाँ तानसेन है उनके संदर्भ में कथन पूछा हुआ है। सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, यानी कि तानसेन सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि थी। तो ये प्रश्न इसमें गलत होगा। क्या गलत होगा? जो सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि वो क्या थी? मियाँ की टोड़ी इनकी रचना है। मियाँ का मल्हार, मियाँ की सालंग,
इनकी तो ये रचना है तानसेन की। सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि, इनकी उपाधि थी। तो दोस्तों तानसेन की उपाधि इन्हें विक्रमाजीत के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? विक्रमाजीत के द्वारा, विक्रमाजीत के द्वारा दी गई थी। और अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था मियाँ। क्या नाम था? मियाँ नाम था इसका। मियाँ नाम था जो अकबर के द्वारा दी गई थी, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तानसेन विक्रमाजीत के द्वारा दी गई थी उपाधि, ना कि अकबर के द्वारा। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की है, बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की है, ये भी सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की है, ये भी सही है। तानसेन की 3 रचनाएं हैं जिनमें मियाँ का मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी, ये इनकी रचना है। और जो मियाँ उपाधि अकबर ने दी थी, तानसेन उपाधि विक्रमाजीत ने दी थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखा है, तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये मुगल दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं गणेश, शिव, पार्वती आदि से संबंधित ध्रुपदों की रचना करने के साथ साथ अनेक रागों जैसे मियाँ का मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी, दरबारी कानकाढ़ा आदि की मौलिक रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की है। अगला पॉइंट है, तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर या उनके पुत्र विक्रमाजीत ने, इन दोनों के ही साक्ष्य के संदर्भ में मिलते हैं, इन्होंने तानसेन की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, अर्थात विकल्प ए गलत है। अगला है, इतिहासकारों के संदर्भ में, इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। यानी कि इतिहासकारों का जो एक वर्ग है उनका ये मानना है कि जो रामचंद्र हैं, नरेश रामचंद्र हैं, रीवा के नरेश रामचंद्र, उन्होंने भी तानसेन की उपाधि दी थी इन्हें, ये भी है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस मुगल सम्राट से सचित्र पांडुलिपियों को ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है? तो दिया है, वो किसने दिया है? जहांगीर ने दिया है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते थे। तो किस मुगल सम्राट ने दिया है? जहांगीर ने। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के साथ क्यों कि इसके हमने ये 32 प्रश्न कर लिए हैं। अगली क्लास में हम 33 नंबर प्रश्न से इस क्लास को आगे जारी रखेंगे। इसके जितने भी प्रश्न हैं मुगल काल के, वो सारे हम पूरे कर लेंगे 1-2 क्लास में, आगे आने वाली क्लास में। तो दोस्तों ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।